सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की नजर है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को अब ऐसा क्या हुआ। और उमा दत्त जी, अगर मैं सबसे पहले कहूं तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, पूरे भारत के अंदर कह लीजिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज बन गई है क्या। और उसमें सबसे पहले बगावत ब्राह्मण ने करनी शुरू कर दी है क्या उमा दत्त जी। रितु ठाकुर, आपका हाथ मुझे आ रहा है, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो दोनों चेक करें। उमा दत्त शर्मा जी, क्या कहेंगे आप सबसे पहले। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात सही है कि आज की तारीख में ब्राह्मण कांग्रेस से छिटक रहा है, लेकिन इसमें ब्राह्मणों का कम दोष कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अधिक दोष है। क्योंकि पिछले 15-20 वर्ष से आप देखिए, जब से इंदिरा जी तक तो बात कुछ और थी, राजीव जी तक भी वो चला, लेकिन राजीव के बाद कभी भी पार्टी हाईकमान में किसी ब्राह्मण नेता को इतने ऊंचे पद पर नहीं रखा गया। सरकार भी 10 साल तक रही, उसमें भी हमने देखा कि हमेशा ब्राह्मणों की अवहेलना हुई। अंततः ब्राह्मण जो है क्या करता, पहले ब्राह्मण और ये आपका हरिजन और मुस्लिम वर्ग मिला के ये सब कांग्रेस पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं थी। बिना मुस्लिम भी छिटक गया, हरिजन भी छिटक गया, तो अकेला ब्राह्मण क्या करता कांग्रेस में रह गए। मतलब तो ब्राह्मण ने आप भी ये देख तो लिया कि अब यहाँ करेंगे ना, आज के समय में क्यों छिटक गया उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के समय में कांग्रेस से एक जिसको डूबता जहाज टाइप हो गया, कहाँ उपस्थिति आप लोगों की उमा दत्त जी 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 विशेष जी, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो ब्राह्मण की संख्या जहाँ 15-17% है, उस जनपद उस प्रदेश में न कोई जिला अध्यक्ष क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा, जबकि एक से एक बड़े ब्राह्मण नेता हैं यहाँ। अब ऐसे लोगों को यदि ये निकाल के लाएंगे जैसे लल्लू प्रसाद जी हैं, तो इनका क्या मतलब, इनका क्या जनाधार है। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में विधायक बन सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में तो उनका कोई जनाधार नहीं। अब पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसको ब्राह्मण पश्चिम का भी और पूर्व का भी सभी स्वीकारते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से उस परिवार को भी दरकिनार कर दिया। राजेश मिश्रा जी हैं, बनारस से हैं, वो भी काफी सक्रिय रहते हैं। और जहाँ तक बात जितेंद्र प्रसाद जी की है, इनको कभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण नेता तो मानना नहीं, इनके फादर थे उनको भी कभी ब्राह्मण नहीं मानना। अब रीता बहुगुणा को इन्होंने अध्यक्ष बनाया, रीता बहुगुणा को क्या इनके फादर हेमवती नंदन बहुगुणा को भी ब्राह्मणों ने कभी लीडर नहीं मानना। अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने कभी किसी को लीडर मानना है तो कमलापति त्रिपाठी जी को मानना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या गोविंद वल्लभ पंत जी। अब ये लोग सब छिटक गए, कुछ पार्टी में ने इनको महत्व देना बंद कर दिया, तो ब्राह्मण मजबूरी में इधर उधर जाने लगा। ठीक है उमा दत्त जी, मैं अब इसका आगे का रितु ठाकुर, आपकी वीडियो अभी भी नहीं मिल रही है, मुझे वीडियो ऑडियो कुछ नहीं मिल रहा। मेरा निवेदन है अपनी स्क्रीन पर जाएं और अपने वीडियो का कैमरे का निशान बन रहा है उसको अनम्यूट करें, उसको खोलें, सबसे पहले उसको टच करें। जी मदन मोहन शुक्ला जी, पहले तो आप मुझे बताएं कि आप मानते हैं कि कांग्रेस इस समय डूबता जहाज है। पहले सीधा सीधा सवाल मेरा, ब्राह्मण की चर्चा में उसके बाद में करूंगा। मदन मोहन शुक्ला जी, मदन मोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मदन मोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मदन मोहन जी, मुझे यही सवाल मेरा। डॉक्टर सरिता पांडे, डॉक्टर सरिता पांडे, आप डॉक्टर हैं, समाज सेवा हैं, क्षेत्र समाज सेविका हैं, क्षेत्र के अंदर आप रहती हैं, आपसे अनेकों प्रकार के लोग, बिना इसके कि भाई कोई विशेष पर्टिकुलर राजनीतिक दल का आदमी हो, आपके पास हर राजनीतिक दल का समर्थक व्यक्ति आपके पास आता होगा। क्या महसूस होता उन लोगों की बातों से आपको कि वास्तव में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक डूबता जहाज हो गया है, इसीलिए लोग छिटकने लगे हैं? ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की चर्चा मैं उसके बाद में करूंगा, लेकिन पहले आप अपना अनुभव बताएं। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इस टाइम डूबती हुई सरकार के दौर से गुजर रही है। जैसा कि जितिन जी अभी उस कांग्रेस दल को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किए,
हाल फिलहाल कुछ महीने पहले ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी ऐसा ही किया था। जो कांग्रेस दल के बहुत खास सदस्य थे, वो भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ स्विच हो गए। नहीं, वो तो हो गए। आपको जो आपके पब्लिक मिलती है, आपके क्लिनिक में भी अनेकों प्रकार के पुरुष महिलाएं सब आते होंगे आपके पास में, तो क्या महसूस करते हो आप बातों के अंदर? लोगों को लगता है कि अब उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ कुछ कम है? हाँ जी, ये सच्चाई है कि आज के पब्लिक का झुकाव कांग्रेस की तरफ कम है जी। ठीक है। मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रितु ठाकुर, आपका वीडियो अभी भी नहीं आ रहा। मेरा निवेदन है, वीडियो आ गया, अपने मोबाइल को कृपया करके ऐसे कर लें हॉरिजॉन्टल। रितु ठाकुर, आपका मोबाइल ऐसे है, वर्टिकल है, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लें। रितु ठाकुर, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो। जी मदन मोहन शुक्ला जी, मदन मोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको नहीं मिल रही है मेरी आवाज मदन मोहन शुक्ला जी? रितु ठाकुर, आपको मेरी आवाज आ रही है? रितु ठाकुर, चलिए मैं वापस उमादत्त शर्मा जी के पास लौटता हूं, तब तक इन लोगों की आवाज, क्योंकि रितु ठाकुर और मुझे आवाज नहीं मिल रही है, ना मदन मोहन शुक्ला जी की मिल रही है, ना रितु ठाकुर जी की मिल रही है मुझे आवाज। उमादत्त शर्मा जी, अब मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले, जहां तक जितिन प्रसाद का सवाल है, जितिन प्रसाद के संदर्भ में जो खड़के साहब है, उन्होंने तो कह दिया कि भाई लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वो एक ब्राह्मण नेता हो सकते थे, अच्छे ब्राह्मण नेता हो सकते थे। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक समस्या तो इस समय आ गई है। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा होगा उस समय क्या हुआ था। उस समय भी आप समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप करके बैठ गए, और जो थोड़ा बहुत जनाधार था उसमें फिर कहीं ना कहीं कमी आई। क्या उनका जाने का ये कारण तो नहीं है कि अब फिर एक चर्चा गर्म थी, जोरों पर थी, जोर पकड़ रही थी कि आगामी विधानसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर फिर से समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप करने जा रही है कांग्रेस? हो सकता है सर। जी मैं मानता हूँ, हो सकता है, सबका अपना अलग अलग नजरिया है, लेकिन सब जहाँ तक महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि पार्टी हाईकमान कोई डिसीजन नहीं ले पाते अपने विवेक से। उनके सलाहकार जो भी है, राहुल जी के, प्रियंका जी के, वो उनको जमीनी हकीकत से नहीं वाकिफ कराते, केवल कंप्यूटर के लोग हैं, कंप्यूटर के हिसाब से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। जहाँ तक सोनिया जी है, उन्होंने अपने बलबूते पर, आपने कहा कि उनके सलाहकार, क्या पार्टी का या इनका राहुल का, प्रियंका का अपना ये कर्तव्य नहीं बैठता कि वो जनता के बीच में जाए? एक पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नजर आती है। आपको याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? एक तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया जैसे कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और फिर बाद में बैकआउट कर गए। उसका बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। क्या उनको नजर नहीं आता कि हमें इस एसी रूम से बाहर भी निकलना होगा? हमें पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ चुनावों के समय आप चुनाव में पहुंच गए। पश्चिम बंगाल चुनावों में आपने देखा क्या हुआ। आप चुनाव के समय तो जाते हैं, पुशअप भी करते हैं केरल में जाके, तमिलनाडु के अंदर, और फिर उसके बाद गोल हो जाते हैं। जनता का मनोबल भी तो बढ़ाना जरूरी है, जो जमीनी स्तर का कार्य करता है। उमादत्त जी, मैं तो साहब मानता हूँ इस बात को। केवल इंदिरा जी की शकल सूरत होना ही का ज्यादा वो नहीं है। प्रियंका जी उनकी शकल है, उन जैसा विवेक, उन जैसी हिम्मत, उन जैसा हौसला भी होना चाहिए। और वो जो कांग्रेस के पास एक सबसे ज्यादा लोगों को जो भय था वो यही था कि प्रियंका गांधी कभी भी आ सकती है। वो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में लोग, विपक्ष के लोग भी देख रहे थे, लेकिन वो गलत समय पे उसको लाया गया, और जो उसके अंदर जो क्षमता थी उनका भी जो है सदुपयोग नहीं हुआ, और एक तरीके से वो भी फ्लॉप होगी युग में, कोई कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाई। अभी पंचायत के जो चुनाव, इन लोगों ने जो पैसा भेजा है 50-50 हजार रुपया प्रत्याशियों के लिए, उस पैसे पे भी आपस में जो है टांग खिंचाई हो रही है एक दूसरे की। इनको पैसा भेजने की जरूरत क्या है?
सबसे ज्यादा पैसा तो आज की तारीख में भाजपा के पास है। उन्होंने किसी प्रत्याशी को कोई पैसा नहीं दिया। अब ये पंचायत चुनाव हो उनमें भी पैसा देते हैं, और ये विधानसभा के चुनाव हो, सबको पता है वोट कांग्रेस की है नहीं, लेकिन एक एक सीट पे 15-15, 20-20 दावेदार निकल जाते हैं। वे केवल इसीलिए तो आते हैं कि 50, 60, 70 लाख रुपया मिल जाएगा, पार्ट होना जो तो कुछ है नहीं, लेकिन अपना काम चल जाएगा। सबकी यही नियत है, केवल इसीलिए कांग्रेस में लोग जमे हुए हैं, पैसा उनके पास है। ठीक है शर्मा जी, बाकी जो है वैसा कोई। मैं जरा मदन मोहन शुक्ला जी से बात कर लूं। मदन मोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मदन मोहन जी, मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है शायद। आपसे मेरा निवेदन है, आप अपने जो आपका मोबाइल या कैमरा है वहां पर टच करके अनम्यूट करें अपनी आवाज को। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मैं फिर डॉक्टर सरिता पांडे के पास ही लौटता हूं। डॉक्टर सरिता पांडे जी, ये तो पहले से इतिहास रहा है जितेंद्र प्रसाद के परिवार का। इनके पिताजी जो थे जितेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने 2000 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, उमा दत्त जी मुझे करेक्ट कर देंगे अगर गलत होऊंगा मैं, तो 2000 में उन्होंने सोनिया गांधी के विरुद्ध भी चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद के लिए। वहां बड़ी छिछालेदारी हुई थी, ठीक है। और अब उसके बाद हालांकि कांग्रेस ने प्रॉपर सम्मान दिया जितेंद्र प्रसाद जी के देहांत के बाद में जितेंद्र प्रसाद को। वो 2000 मैं समझता हूँ 14 में चुनाव लड़े, टिकट मिला उनको लोकसभा का, जिसमें वो हार गए। 2017 विधानसभा लड़ा, उसमें हार गए। 2019 लोकसभा लड़ा, उसमें हार गए। अभी पश्चिम बंगाल में उन्हें भेजा था अच्छी खासी जिम्मेदारी देकर, वहां पर वोट प्रतिशत और घट गया। इससे ज्यादा क्या सम्मान चाहिए उनको? क्या उन्हें लगा, किस लिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ गए? सवाल फिर घूमकर वहीं आ जाता है कि उन्हें कांग्रेस डूबता जहाज लगा, या अब उन्हें लगा कि क्योंकि मैं परफॉर्मेंस तो दे नहीं पा रहा हूं, हो सकता है मुझे और ज्यादा मौके ना मिले। डॉक्टर सरिता पांडे। नहीं, उनको कांग्रेस डूबता हुआ जहाज लगा, और वो देशभक्ति और व्यक्तित्व सेवा के अकॉर्डिंग उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि देशभक्ति वहां पर जा रहे होंगे। कांग्रेस में देशभक्ति की कमी, कांग्रेस पर आप कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं? क्या कांग्रेस देशभक्त पार्टी नहीं है क्या? नहीं, वो ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रही हूँ। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। जी, मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। जी उमा दत्त जी, बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उंगली उठा रहे हैं। सर, ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग पार्टियों में ऐसे हैं, हर पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। जैसे माधवराव सिंधिया जी हुए, जितिन प्रसाद जी हुए, सचिन पायलट जी का भी कुछ दिनों बाद यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। भविष्यवाणी कर दी है शर्मा जी कि सचिन पायलट का भी यही सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और उनके साथ और भी अनेक नेता जिनको केवल सत्ता की मलाई से जरूरत है, उन्हें किसी पार्टी से कोई मोह नहीं, किसी में कोई आस्था नहीं। अब ये लोग 7 साल से बाहर थे, अब जब तक इनके पास लोकसभा या राज्यसभा की सीट जैसा तो इनका काम चल रहा था, वो भी नहीं वहाँ कोई आसार है मिलने के, तो ये लोग जो है सौदेबाजी करके अपना भाजपा की तरफ भाग रहे, और इन्हें दिखाई दे रहा कि आगे भी जो है भाजपा ही, तो ये बगैर सत्ता के रह नहीं सकते। ये भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। मैं अगर थोड़ी सी बात कर दूं तो इस समय मैं हल्का सा मुद्दे से भटक रहा हूं शर्मा जी। मदन मोहन मालवीय जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, मदन मोहन शुक्ला जी, मेरा निवेदन है मदन मोहन शुक्ला जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही है। चलिए, मैं बात कर दूं आप आगे कि तृणमूल कांग्रेस ने तो उल्टा बीजेपी में सेंध लगा रखी है। जो लोग छोड़ कर गए थे बीजेपी के अंदर, अब चर्चा है कि वो वापस ममता बनर्जी के साथ आने की फिराक में है। मतलब बीजेपी को कहते हैं ना, गाना है ना कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। तो बीजेपी ने सेंध लगा रखी है कांग्रेस में, और बीजेपी में सेंध लगा रखी है ममता बनर्जी ने।
नहीं, जहाँ तक ममता जी की बात है जी, मेरा तो अपना नजरिया ये है कि यदि पूरा विपक्ष मिलकर और ममता जी कोई पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो आपकी इनको जो पार्टी मान है, जाएगी? शर्मा जी, आपकी पार्टी इसको स्वीकार कर लेगी क्या? हम थोड़ा सा विषय से इतर हो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी सबसे पहले इस बात को। तो यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है जी, क्योंकि पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं। 50 उनके कुल सांसद हैं, उनके 40-40 ताजा, बंगाल से कोई विशेष अंतर भी नहीं, लेकिन पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं। यही जाके गड़बड़ होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है पार्टी को मानना भी मजबूरी हो जाती है, जिस तरह देवगौड़ा जी को समर्थन देना कांग्रेस की मजबूरी होगी थी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी को ही दल के रूप में पेश करना पड़ेगा। वही राजनीति में माहिर है, जिस तरह की जो है की नीति है, पहले पे दहला, वो ममता बनर्जी जो है वो जानती है। ठीक है, ठीक है। मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है? क्या कर सकते हैं बताइए, वो वीडियो उनका ऑडियो मुझे मिल ही नहीं रहा मदन मोहन शुक्ला जी का। चलिए, डॉक्टर सरिता पांडे, ऐसा क्यों कहा जाता है बार बार जब भी समय आता है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की तरफ पहले उंगली उठती है? पीछे रीता बहुगुणा गई पिछली बार, अब ये चले गए। आम जो वर्कर था, मैंने जैसा शुरू में कहा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कट्टर समर्थक, कट्टर मतदाता माना जाता था। अब जो दूसरे लोग हैं, बड़े लोग, ये कहने लगे हैं कि भाई ब्राह्मणों की तो ये आदत हो गई है कि डूबता जहाज होता है ना, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो अब क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व बचा नहीं है खास ले देकर, इसलिए ब्राह्मण वहां जाता है जहां उसको माल पानी मिल रहा होता है, जहां मिलाई मिल रही होती है उसको। ये सत्य है क्या? नहीं, ये सत्य नहीं है। तो कहाँ है आज के समय में? आप जमीन पर जाइए ना, ब्राह्मण कहाँ जुड़ रहा है? जिसको देखिए वो कहीं ना कहीं सबसे पहले कांग्रेस को गाली देने वालों में आज के समय में ब्राह्मण ही होता जा रहा है। आप कह रहे सत्य नहीं, सत्य तो यही लग रहा है ना। क्यों फिर छोड़ छोड़ कर गए? ऐसा क्या मिल जाता है बीजेपी के अंदर? मैं फिर एक बात कह दूं, कम से कम मुझे शायद नहीं कहनी हो, उमादत्त शर्मा जी शायद इस चीज से मेरी बात से सहमत होंगे कि एक समय में कम से कम उनमें हिम्मत तो थी। एक समय में जब राहुल गांधी आए, राहुल गांधी को बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पूछा करते थे कि भाई किस धर्म के हैं आप कैसे कहते हैं, आपका बाप तो ये था, मुस्लिम था, या जो भी कुछ था, तब उन्हें ठोक कर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हिंदू हूं। जब उससे पूछा गया आपकी जाति क्या, बार बार पूछते थे उनके प्रवक्ता आकर, तब उसने ठोक कर कहा मैं ब्राह्मण हूं। जब पूछा गया उसका गोत्र क्या है, तो उसने कहा मेरा गोत्र, उसने अपना गोत्र भी बताया, उसने जनेऊ भी पहनकर दिखा दिया। लेकिन यहाँ तो जो ये ब्राह्मण छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, जिस बीजेपी में भाग रहे हैं, मेरा किसी जाति से विरोध नहीं है किसी भी किस्म का, सब सम्मानित जातियां हैं, लेकिन उनका मुखिया तो बार बार कहता है बहनों भाइयों मैं नीच जाति हूं, मेरी नीच जाति। वो तो कहीं ना कहीं दलित या नीच जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। तो फिर उस तरफ क्यों भाग रहे हैं? इन्हें कैसे लगता है कि वहां इनको सम्मान मिल जाएगा? कैसे ये उस तरफ को भागते हैं यहाँ पर, और इतना सब कुछ मलाई छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं सरिता पांडे, फिर कैसे कहेंगे आप? सरिता पांडे, ब्राह्मण जी, यहाँ पे मुद्दा जाति का नहीं है। ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ जाति में है, ये तो जनरली सबको पता है। श्रेष्ठ जाति में आज मेरा राजनीतिक चर्चा है, श्रेष्ठ जाति में जी, ऐसा क्यों बार बार राज चल रहा है फिर इन ब्राह्मण जातियों के ऊपर? मुझे तो इतना बताइए। इसका मुझे जवाब नहीं पता है। आपको जवाब नहीं पता है इसका? चलिए, आप फिर पब्लिक में रहते आप कैसे काम चलेगा? डॉक्टर सरिता पांडे, मैं उमादत्त शर्मा जी आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। मदन मोहन जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है अब भी शायद? मदन मोहन शुक्ला जी, मदन मोहन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मदन मोहन जी, जो उमादत्त जी, जैसे आप ही ने शुरू के अंदर कहा कि भाई वो लोग एसी रूम से नीतियां बन जाती हैं, बाहर को नहीं आते हैं ये सभी के सभी लोग। अब इसके अंदर ब्राह्मण नेता होने का आपको भी पता है, पीछे चेतना परिषद नाम से इन्होंने संगठन चलाया हुआ था जितिन प्रसाद ने, आप भी शायद उसके अंदर पदाधिकारी थे, और जो अभी जानकारी है उसके अनुसार आपने शायद त्याग पत्र दे दिया है उनके जाति। मैंने अभी त्याग पत्र दिया उससे। अब दूसरी चीज है कि यहीं पर ठीक इसी प्रकार का दावा, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, अगला कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाए, इसी प्रकार का दावा आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ठोक रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा लगा हो कि एक म्यान में दो तलवार रहकर क्या करेंगी, इसीलिए जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ देना ज्यादा उचित समझा हो? उमादत्त जी,
इसमें साहब मैंने एक बात आपको बताऊं, पिछले 5 साल में पुरानी बात आपको बताता हूं, क्योंकि जिस समय इन्होंने शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया और नारा लगाया 27 साल यूपी बेहाल, तो 27 साल यूपी बेहाल में उसमें अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्हीं की सब जो है कारनामों को उजागर करना था। लेकिन अंत में क्या हुआ, अगर इन्होंने उनके पाप की गठड़ी अपने सर पर रख ली और उसी समाजवादी पार्टी से संबंध बना के शीला जी को पैक कर दिया, उनका कहीं पता भी नहीं कहाँ गई हुए, और चुनाव लड़ा जिसमें इनकी जो है केवल 7 सीटें आई। तो इस तरह के ये फैसले होंगे, कोई दूरदर्शन नहीं है, उसमें क्या किया जा सकता है। जहाँ तक ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण आज भी कांग्रेस को लाइक करता है, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस के प्रति समर्पित है, क्योंकि ब्राह्मणों ने बलिदान किया है कांग्रेस पार्टी में रह के। 80-85% स्वतंत्रता सेनानी ब्राह्मण थे, लेकिन आज की तारीख में आप देख लो, ऊपर से लगा कर नीचे तक किसी भी महत्वपूर्ण पद पर कोई ब्राह्मण नहीं है। इंदिरा जी के समय में 15-16 प्रदेशों के ब्राह्मण हुआ करते थे, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, न्यायाधीश, यहाँ तक। हालांकि मैं ये जातिवाद पे बोल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब बात ऐसी चल रही तो मैं खुलकर बोल लूंगा। लेकिन आज की तारीख में क्या है, उत्तर प्रदेश में ढूंढ ढूंढ कर ब्राह्मणों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ चंद चेहरे दिखा के सामने, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश जी हैं, उनका क्या अस्तित्व है ब्राह्मणों में, क्या उनकी औकात है ब्राह्मणों में, वो दिखा दिया। मैं यही आपको शर्मा जी रोक रहा हूँ थोड़ा सा। ये ब्राह्मण परिषद और क्या क्या चलाया करते थे। पिछले वर्ष भी जो ब्राह्मण पत्रकार गाजियाबाद में मारा गया, अनेकों ब्राह्मणों की हत्याओं का एक दौर चला, शायद जुलाई के आसपास, बहुत ज्यादा पीक पर, चरम पर थी वो सारी की सारी चीजें। लेकिन ये भी जितेंद्र प्रसाद कोई बाहर तो निकले नहीं, फिर ये कैसे अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा ठोक रहे थे। और ऐसे लोगों को, अभी आपने जैसे सचिन पायलट का भी जिक्र किया, जो आया राम गया राम हो रहे हैं, और इनकी चर्चा जितेंद्र प्रसाद की तो लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भी लग रहा था कि जाएंगे जाएंगे। फिर क्यों आपका शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों की मान मुलव्वल में लगा रहता है, बजाय इसके कि आप जैसे जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको आगे प्रमोट किया जाए। उमा दत्त जी, यही तो कमजोरी है साहब, यही तो सबसे ज्यादा दुख की बात है। पहली बात तो इन्होंने जब मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव लड़ा, तो चुनाव से पहले ही इन्होंने एक तरीके का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वहाँ सचिन पायलट बनेंगे और वहाँ जो है वो बनेंगे आपके माधवराव जी का लड़का था, नहीं वो क्या नाम गया, वो अभी पार्टी छोड़ गए, ये कांग्रेस में छोड़ के गए जी, और राजा जी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ माधवराव जी का लड़का। तो पहले इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, और उसके बाद उन्हें बैक करके जो है फिर वही पुराने चेहरे ले आए। तो ये लोग भी, हमारी पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पा रही इस समय। आज मतलब वो निर्णय लेने वाली बात नहीं रही जो किसी समय इंदिरा गांधी के अंदर हुआ करती थी। और खाली चेहरे से, इनका चेहरा प्रियंका का इंदिरा से मिलता है, इंदिरा में खाली चेहरा मिलने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। सरिता पांडे का चेहरा ही सब कुछ होता है। अगर चेहरा इंदिरा गांधी से मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उनके अंदर गुण भी वैसे ही होंगे। गुण भी उनसे मैच नहीं हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है जी। चेहरा मिलने से कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है सरिता पांडे, मुझे ये बताइए कि जितेंद्र प्रसाद जो छोड़कर यहाँ से गए हैं, ज्योतिरादित्य तो अब तक भटक रहे हैं, जो सम्मान या जो कुछ सोचकर गए होंगे कि राज्यसभा जाएंगे या मंत्री बनेंगे केंद्र के अंदर, या दावेदारी में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत करेंगे, वो अब तक नहीं। आपको क्या लगता है सरिता पांडे, मुझे ये बताइए कि यहाँ से जो गए हैं अभी जितेंद्र प्रसाद जी, कहा जाता है कि इनको तो बगावत परंपरा है इन लोगों की, लेकिन फिर जो गए हैं, क्या इनको वहां पर उचित सम्मान मिलेगा बीजेपी के अंदर, या खाली प्रचार का एक मोहरा बनकर रह जाएंगे? मेरे ख्याल से तो एक प्रचार का मोहरा बन के रह जाएंगे, और इसके पीछे भी हो सकता है इनकी कोई राजनीति हो जो हमें पता ना हो। जी, नहीं, आप पता कीजिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं डॉक्टर सरिता, आप अनेकों लोगों से मिलते हैं, तो आप पता रखा करें लोगों के नब्ज भी, खाली बीमारी के नब्ज नहीं, सामाजिक नब्ज को भी टटोला करें तो ज्यादा जरूर। मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है मेरे ख्याल से। मदन मोहन शुक्ला जी, नहीं सुन पा रहा हूं मदन मोहन शुक्ला जी को। जी, उमा दत्त जी, अब आप ही बताएं, मेरा यही प्रश्न है, मेरे पास आखिर के 7-8 मिनट बचे हैं। अब मुझे थोड़ा सा आप ये बता दें उमा दत्त शुक्ला जी, उमा दत्त शर्मा जी, ये चले तो गए हैं शौक में, इनका भविष्य क्या होगा बीजेपी के अंदर?
क्योंकि जो गए हैं, जो बंगाल चुनाव के अंदर जैसे टीएमसी को छोड़कर गए थे, उन्हीं का कुछ समझ नहीं आ रहा इनका क्या होगा। इनका भी वही होगा जी, भविष्य इनका भी वही है। अब तो ये किसी लालच में कुछ इन्हें चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो शायद राज्यसभा में मिली, अभी तो कहीं राज्यसभा के चुनाव नहीं, इन्हें तो राज्यसभा में फिलहाल मिलने वाली। अब ये तो कोई व्यक्तिगत का कोई अलग है, ऐसा इतने कमजोर आदमी भी नहीं कहे जा सकते। देखो ये तो एक तरीके से ब्राह्मणों में राजा टाइप लोग हैं, इनके फादर भी जो है बड़े आदमी थे। कोई छोटा मोटा आदमी हो तो उसे भी कह दे सूटकेस का लेके चले गए, सूटकेस वाली बात भी नहीं चलती। अब कोई गहरा ही मामला है इनका, जिस वजह से ऐसा तो नहीं है कहीं अगला मुख्यमंत्री बनाने का लालच दे दिया गया हो जितिन प्रसाद को कि आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है प्रदेश के अंदर क्या पक रहा है। योगी वर्सेस जो बातें निकल कर आ रही, मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं, योगी वर्सेस रेस्ट ऑफ द बीजेपी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं प्रदेश के अंदर। नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि योगी जी को मोदी जी जो है अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे, और योगी जी से वो भी पिंड छुटाना चाह रहे शायद मोदी जी भी। लेकिन योगी जी जो है इतनी पावरफुल स्थिति में है, अब उससे पिंड छुटाया नहीं जा रहा। तो हो सके जितिन प्रसाद जी को लालच दिया हो, ये भी हो सकता है आपका आइडिया। देखो जल्दी स्थिति तस्वीर तो जल्दी साफ हो जाएगी, 15-20 दिन में कोई ज्यादा उनकी तस्वीर तो साफ हो जाएगी, लेकिन आपकी कांग्रेस की तस्वीर कब साफ होगी? मैं लौटकर वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा हूं, कांग्रेस की तस्वीर कब साफ होगी? अगले मुख्यमंत्री का आप दावेदार किसको मानते? किसी को रखेंगे भी, या जो चर्चा इन दिनों गर्म है कि भाई ये फिर समाजवादी पार्टी से तालमेल बिठाएंगे, फिर दोनों जवान लड़के मैदान के अंदर जाएंगे, और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ऊर्जा है आम कार्यकर्ता के अंदर वो भी निपटा दिया जाएगा? नहीं भाई साहब, कांग्रेस का तो जहां तक बात है, फिलहाल देखो पूरे देश की तो मैं कहता नहीं कहीं की स्थिति अच्छी भी है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में तो हालात ज्यादा खराब है। यहाँ तो कोई शायद है उचित निर्णय मानते हैं क्या? उमर जी मुझे बताइए, ये जो निर्णय जो कांग्रेस बार बार लेती है, पिछली बार भी पश्चिम बंगाल के अंदर भी आपको मालूम है, सिर्फ इस नाम के ऊपर के भी हमें उनको नहीं आने देना, आपने अपने आप को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया, और अब फिर आप फील्ड के अंदर कहीं नहीं है, राजनीतिक फील्ड के अंदर एकाएक उतरेंगे चुनाव के अंदर, आपकी जो भी टीम है वो जाएगी, और फिर वो ढाक के 3 बात। आम जो कार्यकर्ता है, जो आप लोग हैं मैदान में, आप लोगों के मोराल पर, आप लोगों के हौसले तो बिल्कुल पस्त हो जाते होंगे ना, जब आखिर में पता पड़ता 4 साल आपने मेहनत की और 5वें साल मालूम चला कि जी यहाँ तो टाइप हो गया और ये सीट कांग्रेस का तो उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा नहीं। यहाँ तो साहब मैं आपको बताता हूँ, संगठन के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं, और संगठन के चुनाव भी केवल नाम मात्र के लिए होते हैं। 2011 में मुझे यहाँ जिला अध्यक्ष मनोनीत चुनाव प्राधिकरण ने कर दिया था, और चुनाव प्राधिकरण का फैसला बदल दिया नेताओं मिलकर, और जो है किसी दूसरे व्यक्ति जिला अध्यक्ष बनाया। इसी तरह ऊपर भी यही है, प्रदेश स्तर पे भी। बताओ लल्लू प्रसाद जी जो बने हुए हैं अध्यक्ष, इनका कोई नाम था? इनका क्या कांग्रेस पार्टी में इनका इतना बड़ा प्रदेश और एक लल्लू जी को सौंप दिया, और बस उसी वजह से उनका जाते हैं 10-20 आदमी से ज्यादा आदमी इकट्ठे होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव कैंडिडेट तो जरूर होंगे, बहुत क्योंकि पैसा लगा, और लेकिन एजेंट तक नहीं मिलने के पार्टी वाले को। रितु ठाकुर, आपको मेरी आवाज आ रही है? रितु ठाकुर, आपको आवाज आ रही है हमारी? रितु ठाकुर, आपको आवाज मिल रही है? मदन मोहन शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आज तो लगता है प्रोग्राम सारा दिन आवाज के लिए कहना, आवाज के लिए आवाज लगाने में गुजर गया सारा का सारा प्रोग्राम मेरा। चलिए सरिता पांडे जी, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मणों को कहीं कांग्रेस को मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहिए, या जैसा मौका बहती गंगा में हाथ धोते हुए सबके सब उधर को ही चलते हैं बीजेपी में? या आपको क्या चलने बाद में ये नहीं कहता, लेकिन आपने जो लोगों से बातचीत की, क्या एहसास होता आगामी चुनाव में आम आदमी और विशेष रूप से अगर कुछ ब्राह्मण समाज के आपको लोग मिलते हो तो आपको क्या प्रतीत होता है? पर मुझे ये पता, ब्राह्मण तो शुरू से ही कांग्रेस को मजबूत किया हुआ है, इसमें कोई पर आज के समय में तो नहीं रुक रहा है ना, उसको कहीं लाभ दिखाई नहीं दिया, तो ब्राह्मण क्यों बैठे वहां पर? हाँ जी,
बाकी जातियों को अगर कोई लालच मिल जाता है, और अगर बीजेपी अभी समय कुछ कह रही है, उनको आमंत्रित कर रही है, उनको सम्मान दे रही है, सबसे बड़ी अगर बात है तो दिक्कत क्या है? और बीजेपी में क्या वास्तव में सम्मान मिल रहा है क्या ब्राह्मणों को? अपमान करने की बात करके सम्मान दे रही है, ये तो जरूर मैं कहूंगा। अपमान कर रही और सम्मान देने की बात कर रही बीजेपी। लेकिन जितना बड़ा अपमान इस शासन में, इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में ब्राह्मणों का होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, मैंने तो पिछले 40 साल से भी राजनीति में सक्रिय हूँ, मैंने किसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं देखा। मायावती जी को तो ब्राह्मण विरोधी बताया करते थे, लेकिन उसके समय में भी ब्राह्मण का ही अपमान नहीं हुआ जो आज हुआ। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समझ नहीं रहा, और ब्राह्मण जो है बहुत ही इस समय बुद्धिजीवी वर्ग जो जिसको कहा जाता था, वो अल्प बुद्धि का अपना जो है प्रदर्शन कर रहा है। मेरी राय तो ये। चलिए ठीक है, आज की चर्चा में हमारे साथ, क्योंकि आज की चर्चा हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, ना तो हम मदन मोहन शुक्ला जी की आवाज सुन पाए, ना रितु ठाकुर की वीडियो ऑडियो में मिल पाई। आज ज्यादातर समय हमारा आवाज के लिए आवाज देने के अंदर गुजर गया। लेकिन कुल मिलाकर जो हम चर्चा करना चाह रहे थे, जो समय सबसे ज्यादा आवाज चल रही थी कि डूबती कांग्रेस और बगावत पर आमादा ब्राह्मण। और खाली लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितिन प्रसाद को के चले जाने से कोई ब्राह्मण विहीन या किसी भी जाति से विहीन कोई पार्टी नहीं हो जाया करती। और भी अनेकों लोग, अगर बड़े स्तर की भी बात की जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग अभी भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है उनके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उनके लिए मैदान शायद खुल गया प्रमोद कृष्णम के लिए। 20-30 सेकंड में मुझे जवाब दे। हाँ, प्रमोद कृष्णम जी भी जो है वैसे ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रही, अच्छी बात कह रहे। और लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व सुनता हो तब की बात है ना। वो तो कह रहे हैं आपका शीर्ष नेतृत्व तो नहीं सुनता ना, दिक्कत तो यहाँ पर है। शीर्ष नेतृत्व सुनता नहीं जी, सलाहकार उन्होंने बना दिया पिताजी का। मैं तो कहूँ था, एक दिन कह रहा था, फोन पे बात हुई थी, मगर जी सलाहकार आप हो, कुछ उन्हें सलाह दो कि अपने नाम के सामने नेहरू और गांधी का ही इस्तेमाल करें। वाड्रा का इतना कोई वो प्रभाव नहीं है, न बल्कि वाड्रा का, आप केवल प्रियंका गांधी लिखे। कल उम्र जितनी बड़ी बात हमसे कह सके, तो मगर तो बात वही कह सके जिससे कोई लालच ना हो। ठीक है साहब, आज की चर्चा में मैं क्षमा चाहूंगा, अब समय मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बहुत दिक्कत और बहुत दुख से मैं फिर कहूंगा कि मैं चर्चा के अंत तक ना मदन मोहन शुक्ला जी के विचार सुन पाया, ना रितु ठाकुर के विचार सुन पाया, और बस हमारे साथ डॉक्टर सरिता पांडे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उमा दत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का, सभी मेहमानों का नमस्कार इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, बाहर निकले तो मास्क लगा करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।